माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम संतुलित आहार है। संतुलित आहार भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने अपनी पिछली कक्षा में जिन पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन करा था उन पर एक नज़र डालेंगे। हमने कल जो अपनी पहली क्लास ली थी उसके अंतर्गत सबसे पहले संतुलित आहार का अर्थ, संतुलित आहार की परिभाषा, संतुलित आहार की विशेषताएं, कैलोरी का अर्थ, आयु एवं कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हमें कितनी कैलोरी के भोजन की आवश्यकता होती है, ये हमने तालिका के माध्यम से समझा था, तथा साथ ही संतुलित आहार को कौन से ऐसे तत्व हैं जो निर्धारित करते वक्त प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन किया था। हमने पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे, पहले मैं आपको उनके उत्तर बताती हूँ। पहला हमारा प्रश्न था संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर है वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संतुलित आहार कहलाता है। दूसरा प्रश्न, संतुलित आहार के पोषक तत्वों के नाम बताइए, जो 6 हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन, पांचवा खनिज लवण और छठा जल। इन्हें हम इस तरीके से बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इन्हें आगे पीछे रेशों में लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कैलोरी का अर्थ बताइए। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है वह 1 कैलोरी के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न था कठिन शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कठिन शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं। सबसे पहला आयु, दूसरा लिंग, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा क्रियाशीलता, पांचवा जलवायु और छठा विशेष शारीरिक अवस्था। इस आधार पे आपने अपने प्रश्नों के उत्तरों को मिला लिया होगा। अब हम अपने आज के आगे के पाठ को शुरू करते हैं। आज हम संतुलित आहार के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम 2 चीज़ों का जानकारी लेंगे। नंबर 1, विभिन्न अवस्थाओं में हम जब भोजन का निर्धारण करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है क्या और तालिका किस प्रकार से बनानी है। और दूसरा, हम अपने सबसे पहले विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार का निर्धारण, उसके लिए हम 5 अवस्थाओं में संतुलित आहार की कितने पोषक तत्व की कितनी मात्रा हमें एक दिन की आहार तालिका में चाहिए उनको समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले बालकों के लिए, दूसरा विद्यार्थियों तथा बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए, तीसरा महिलाओं के लिए, चौथा किशोरावस्था में और पांचवा वृद्धावस्था में संतुलित आहार तालिका में भोजन के कितने पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बालकों के लिए संतुलित आहार। बालकों के भोजन में दूध सबसे अधिक होना चाहिए। गाय का दूध हो तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बालकों के शरीर का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। इसलिए बालकों के भोजन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके भोजन में भोजन के सभी पोषक तत्व होने अवश्य चाहिए, क्योंकि बालकों के शरीर की वृद्धि लगातार होती रहती है। इसलिए हमें उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और जो कि हमें दूध से प्राप्त होता है। इसे हम निम्न तालिका से भी समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने तालिका को 3 भागों में बांटा है। 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए, जिन्हें 1200 से 1600 कैलोरी ऊर्जा के भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरी 9 से 12 वर्ष, जिन्हें 1600 से 2000 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरे 13 से 15 वर्ष, जिन्हें 2000 से 2200 कैलोरी पोषक तत्वों वाले ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। पहला जो हमारा ये कॉलम है, इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थ हैं। मैं इस तालिका में विस्तार से आपको समझा देती हूँ अगली तालिकाओं में, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले कॉलम में हमने गेहूं चावल लिया है। इसमें गेहूं चावल के अलावा मक्का, बाजरा, ज्वार अर्थात अनाज के जितनी भी तत्व होंगे वो सब इसी कॉलम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारी है दालें, सभी प्रकार की दालें।
चाहे वो छिलके सहित हों चाहे छिलके रहित हों, सभी दालों को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। चाहे उसमें हमारे छोले राजमा वगैरह भी हों, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा आता है पत्तीदार सब्जियां। जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और जो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, जब हम भोजन की तालिका बनाएंगे तो हम उन सभी को इस पत्तेदार सब्जियों की मात्रा के अनुकूल अपने भोजन तालिका में सम्मिलित करेंगे। अन्य तरकारियां जैसे आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, परवल और जो भी सब्जियां रह गई हैं वो सभी हमारी अन्य तरकारियों के अंतर्गत आएंगी। मक्खन और घी, हम देशी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल, जो भी वसा वाला पदार्थ है वह हमारे इस कॉलम के अंतर्गत आएगा। फिर फल, चाहे वो सर्दियों में आते हो चाहे गर्मियों में आते हो, मौसम के आधार पर जो फल प्राप्त होते हैं उन फलों का प्रयोग हम इस कॉलम के अंतर्गत करेंगे। फिर हमारी शर्करा, चाहे हमारा वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, बूरा हो, गुड़ हो, करारा हो, या जो भी और हम मीठे का पदार्थ लेते हैं वो हमारे इस कॉलम के अंतर्गत हम देखेंगे। मांस, जो लोग मांसाहारी हैं, जिस भी प्रकार का मांस आप खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। अंडा और दूध, चाहे हम गाय का दूध लें, भैंस का दूध लें, बकरी का दूध लें, जो भी हम दूध प्रयोग कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत इसकी मात्रा आएगी। सबसे पहले अब हम देखते हैं 4 से 8 वर्ष वाले बच्चे को गेहूं चावल की 100 ग्राम की आवश्यकता होती है, जबसे 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे को 150 ग्राम की और 13 से 15 वर्ष वाले बच्चे को 250 ग्राम की आवश्यकता पर्याप्त रहती है। दालों में 15 ग्राम दाल 4 से 8 वर्ष वाले बच्चे को, 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे को 25 ग्राम की और 13 से 15 वर्ष वाले को 50 ग्राम की आवश्यकता होती है। पत्तीदार सब्जियां 4 से 8 वर्ष वाले बालक को 50 ग्राम की, 9 से 12 वर्ष वालों को 75 ग्राम की और 13 से 15 वर्ष वाले बालकों को 100 ग्राम की आवश्यकता रहती है। अन्य तरकारियों में 4 से 8 वर्ष वाले के लिए 50 ग्राम तरकारी पर्याप्त है, 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे को 75 ग्राम चाहिए और 13 से 15 वर्ष वाले बच्चे को 100 ग्राम की आवश्यकता रहती है। मक्खन और घी हमें 15 ग्राम 4 से 8 वर्ष वाले बच्चे के लिए चाहिए, 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे के लिए 25 ग्राम और 13 से 15 वर्ष वाले बच्चे के लिए 40 ग्राम की आवश्यकता रहती है। फल 100 ग्राम तीनों आयु वर्गों का जो हमने चार्ट बनाया है, तीनों के लिए 100 ग्राम पर्याप्त है। शक्कर हमें तीनों ही आयु वर्ग में 50 ग्राम पर्याप्त रहती है। मांस हमें 4 से 8 वर्ष वाले बच्चे के लिए 50 ग्राम और 9 से 12 वर्ष वाले बच्चे के लिए 75 ग्राम और 13 से 15 वर्ष वाले बच्चे के लिए 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। एक अंडा तीनों आयु वर्ग के लिए पर्याप्त है। दूध हम 500 मिलीग्राम ही तीनों आयु वर्ग में पर्याप्त रहता है। इस चार्ट में हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि बालक का, हमने जैसे पहले भी बताया, तीव्र विकास होता है गुणात्मक रूप में, शारीरिक रूप में, इसी कारण से हर आयु वर्ग में बच्चे को पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। अब हम अपने अगला जो तालिका बनाएंगे वो विद्यार्थियों तथा बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए संतुलित अर्थात जो शारीरिक कार्य कम करते हैं और मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या पढ़ने लिखने वाला कार्य जो व्यक्ति करता है, अब हम उनसे संबंधित बात करते हैं। विद्यार्थी तथा मानसिक कार्य करने वालों का भोजन शारीरिक परिश्रम करने वालों की अपेक्षा कम होना चाहिए। उन्हें पोषक तत्व तो सभी पूरे चाहिए, लेकिन पोषक तत्वों की जो मात्रा है, वो मात्रा, जो भोजन की मात्रा है, उसमें कम प्रतिशत चाहिएगा, क्योंकि शारीरिक परिश्रम न करने के कारण उनकी पाचन शक्ति उतनी प्रबल नहीं होती है। इनका भोजन एक तो शीघ्र पचने वाला होना चाहिए, साथ ही प्रोटीन से युक्त होना चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दूध दही का अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण कर पाते हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको भोज्य पदार्थों का विस्तार से समझा दिया था। अब आप इसमें देखें, इन्हें 2200 से 2600 कैलोरी भोजन ऊर्जा वाले की आवश्यकता होती है। अनाज 200 से 300 ग्राम पर्याप्त होता है, दालें 50 से 75 ग्राम, सब्जी पत्ते वाली 150 से 200 ग्राम उनके भोजन में होनी चाहिए, अन्य तरकारी 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, फल 150 से 200 ग्राम, घी 50 ग्राम, मांस 100 ग्राम, एक अंडा पर्याप्त है और दूध को वो 500 मिलीलीटर से 1.5 लीटर तक, अर्थात आधा लीटर से 1.5 लीटर तक दूध को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम आते हैं महिलाओं के संतुलित आहार पर। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम भोजन की आवश्यकता रहती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पोषक तत्व सभी चाहिए, केवल भोजन की मात्रा कम होगी, परंतु स्त्रियों के भोजन में लोहा तथा लवण की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साधारण महिला
तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता के भोजन की, जबकि अगर वो एक ही आयु की हैं, एक ही लिंग की हैं, एक ही जलवायु में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई महिला साधारण कार्य करने वाली है, किसी महिला प्रेग्नेंट है, उसे वो गर्भवती है, बच्चे को जन्म देने वाली है, या कोई महिला अपने शिशु को दूध पिला रही है, तो दोनों की आहार तालिका में अंतर होगा। इसे हमने एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। सबसे पहले गर्भवती महिला को अनाज 350 ग्राम चाहिए, दूध पिलाने वाली माता को भी इतनी ही आवश्यकता होती है, जबकि साधारण महिला के लिए केवल 250 ग्राम अनाज पर्याप्त रहता है। गर्भवती महिला को दालों की 50 ग्राम की आवश्यकता है, दूध पिलाने वाली माता को 75 ग्राम की, जबकि साधारण महिला के लिए 40 ग्राम ही हमारी दालें पर्याप्त रहती हैं। गर्भवती महिला को पत्तेदार सब्जियां 200 ग्राम चाहिए, दूध पिलाने वाली माता के लिए भी इतनी पर्याप्त है, और साधारण महिला के लिए 100 ग्राम अगर हम पत्तेदार सब्जियां भोजन तालिका में बनाएं तो पर्याप्त रहेंगी। अन्य सब्जियां 140 ग्राम हमारी गर्भवती महिला के लिए, दूध पिलाने वाली माता के लिए 150 ग्राम और साधारण महिला के लिए 100 ग्राम पर्याप्त है। मक्खन आदि की हमें आवश्यकता गर्भवती महिला को 50 ग्राम, दूध पिलाने वाली माता को 75 ग्राम, और जो महिला साधारण कार्य कर रही है, गर्भवती या दूध पिलाने वाली नहीं है, तो उनके लिए 40 ग्राम पर्याप्त है। फल गर्भवती महिला के लिए 200 ग्राम, दूध पिलाने वाली माता के लिए 150 ग्राम और साधारण महिला के लिए 100 ग्राम पर्याप्त है। शक्कर की मात्रा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता के लिए 50 ग्राम और साधारण महिला के लिए 40 ग्राम। मांस तीनों ही प्रकार की महिलाओं के लिए 40 ग्राम पर्याप्त होता है। अंडा भी तीनों के लिए एक पर्याप्त है पूरे दिन में, और दूध 700 मिलीलीटर हमें गर्भवती महिला के लिए, दूध पिलाने वाली माता के लिए 800 मिलीलीटर और साधारण महिला के लिए 500 मिलीलीटर की आवश्यकता होती है। इस चार्ट से हमें स्पष्ट होता है कि साधारण महिला और गर्भवती महिला के भोजन में बहुत अंतर है, और इसमें भी अगर हम मुख्य अंतर देखें तो प्रोटीन में आता है, साथ ही साथ जो हमारा सब्जी फल और सब्जियां हैं इनके अंतर्गत भी आता है, क्योंकि सब्जियों में, फलों में रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे बाहर निकालने में सहायता करता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। इसलिए गर्भवती महिला और साधारण महिला और दूध पिलाने वाली माता के भोजन तालिका में ये अंतर पाए जाते हैं। अगली अवस्था आती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? एक विशिष्ट अवस्था होती है, जो कि हम साधारण से 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष के बालक को हम ये मानते हैं कि ये किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, ना केवल शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, बल्कि बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत हमारे शरीर के सभी तंत्र बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं, सक्रिय होते हैं, जिसके कारण हमारे चयापचय की दर में भी परिवर्तन हो जाता है। किशोरावस्था में जब हम संतुलित आहार का निर्धारण करते हैं तो लिंग भेद का भी ध्यान रखते हैं, अर्थात लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हम आहार तालिका का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि लड़कियों को बाहर आदि कम होने के कारण लड़कों से कम पोषक तत्वों की मात्रा की, पोषक तत्व सभी चाहिए, पोषक तत्वों की मात्रा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे हम तालिका से स्पष्ट करते हैं। किशोरों में अंतर रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमने इन्हें 2 भागों में विभक्त किया है, 13 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष। किशोरियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, तो उनकी तालिका हमने 13 से 18 वर्ष की बनाई है। गेहूं, चावल वगैरह 13 से 15 वर्ष के किशोर को 370 ग्राम से 430 ग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे जो 16 वर्ष से 18 वर्ष के बालक हैं उन्हें 400 से 450 ग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि किशोरियों के लिए 300 से 350 ग्राम अनाज पर्याप्त होता है। दालें 50 से 70 ग्राम 13 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए पर्याप्त है, और किशोरियों के लिए 30 से 40 ग्राम की आवश्यकता रहती है। पत्तीदार सब्जियां 13 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 100 ग्राम और किशोरियों के लिए 150 ग्राम की आवश्यकता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि स्त्रियों को या लड़कियों को लोह, लवण और खनिज, विटामिन वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, इसीलिए पत्तेदार सब्जियों की मात्रा ज़्यादा बताई गई है। अन्य सब्जियां 13 से 15 वर्ष के किशोरों को 150 ग्राम, 16 से 18 वर्ष के किशोरों को 175 ग्राम और किशोरियों को 150 ग्राम की आवश्यकता रहती है। फल सभी के लिए, लड़के और लड़की के लिए 100 ग्राम पर्याप्त होते हैं। दूध 600 से 1000 ग्राम तक किशोर और किशोरियों सभी के लिए पर्याप्त है। वसा व तेल की आवश्यकता 13 से 15 वर्ष के बालक को 35 ग्राम, 16 से 18 वर्ष के बालक को
40 ग्राम और किशोरियों को 30 ग्राम की रहती है। मांस व अंडा 13 से 15 वर्ष के बच्चे को जो लड़का है उसे 50 से 100 ग्राम और 16 से 18 वर्ष 100 से 120 ग्राम और लड़कियों को 100 से 50 से 100 ग्राम तक पर्याप्त होती है। शर्करा व गुड़ 30 ग्राम 13 से 15 वर्ष के लिए पर्याप्त है। 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 40 ग्राम और लड़की के लिए 30 ग्राम की आवश्यकता रहती है। मूंगफली आदि क्योंकि ये प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करते हैं और बच्चों को बढ़त के लिए इनकी आवश्यकता रहती है, तो 13 से 15 वर्ष के लिए 30 ग्राम, 16 से 18 वर्ष के लिए 50 ग्राम और किशोरियों को 30 ग्राम पर्याप्त है। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि लड़कियों के लोह पदार्थ हमें ज़्यादा देना चाहिए। अगली अवस्था आती है हमारी 50 वर्ष वाली अवस्था, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। यह अवस्था 50 वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें भी हमारी आयु में कई परिवर्तन होने लगते हैं। हमारे अंग जो सक्रिय थे अभी तक वो स्थिर पड़ने लगते हैं, कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा पाचन संस्थान कमज़ोर होने लगता है। कुछ व्यक्तियों के अगर दांतों वगैरह का ढंग से ध्यान न दिया जाए तो उनके दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। आमाशय तथा आंतों में पाचक रस का कम उत्पादन होता है। भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। हमारा उत्सर्जन संस्थान की भी कार्य क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। शरीर के विभिन्न तंतुओं की बनावट में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए जब हम वृद्धावस्था में भोजन तालिका बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनमें जब पोषक तत्वों की मात्रा को निर्धारित करें तो उसमें ऊर्जा मतलब हमें 1700 से 2000 कैलोरी वाले भोजन की आहार तालिका बनानी चाहिए। उसमें प्रोटीन कम से कम हमारा 60 से 70 ग्राम जरूर होना चाहिए। खनिज लवण, क्योंकि हमने बताया कि लौह तत्वों की कमी हो जाती है, इस समय कैल्शियम एवं लौह लवण की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम हमें 0.8 ग्राम तथा लौह लवण 20 मिलीग्राम लेना चाहिए। विटामिन वृद्धावस्था में सभी विटामिन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। पानी वृद्धावस्था में क्योंकि उत्सर्जन संस्थान के क्रियाकलापों को ठीक रखने के लिए अधिक से अधिक पानी तथा तरल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। करीब करीब हमें 1 से 2 लीटर तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रेशेयुक्त वे पदार्थ जो हमें कब्ज की शिकायत से दूर करते हैं, जिसमें फल, कच्ची फल, सब्जियां वगैरह आते हैं। जैसे कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए रेशेयुक्त फल, सब्जियों व साबुत अनाज व दालों को खाना चाहिए। इसे अब हम तालिका से भी स्पष्ट करेंगे। इस तालिका को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, और पुरुषों की तालिका और स्त्रियों की तालिका को भी शाकाहारी और मांसाहारी आधार पर विभक्त किया है। सबसे पहले आते हैं अनाज, गेहूं, चावल आदि। इसमें शाकाहारी लोगों को 300 ग्राम की और मांसाहारी पुरुषों को भी 300 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। और महिलाओं को, चाहे वो शाकाहारी है या मांसाहारी भोजन करती है, दोनों को ही 210 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। दालें, पुरुषों को 90 ग्राम दालों की आवश्यकता होती है जो शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, और जो पुरुष मांसाहारी हैं वो 60 ग्राम दालों के लेकर अपने भोजन को पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा को पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि वह अपने भोजन में मांसाहारी मांस वगैरह का प्रयोग करेंगे, जो अभी हम आगे नीचे की तालिका में स्पष्ट करेंगे। शाकाहारी स्त्री के लिए 90 ग्राम और मांसाहारी स्त्री के लिए 61 ग्राम दालें पर्याप्त होंगी। दूध, दही, शाकाहारी पुरुष को अपने आहार तालिका में दूध के अंतर्गत 600 ग्राम दूध लेना चाहिए। मांसाहारी के लिए 150 ग्राम दूध भी पर्याप्त होता है। शाकाहारी स्त्री को भी 600 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है और मांसाहारी को 150 ग्राम की। जो मांसाहारी हैं, जो मांस मच्छी का प्रयोग करते हैं, शाकाहारी तो खाते नहीं हैं, तो मांसाहारी को अपने एक दिन की आहार तालिका में 60 ग्राम तक वो मांस मछली वगैरह जो उसको पसंद हो वो उसको खा सकता है। उसी प्रकार से मांसाहारी स्त्री भी 60 ग्राम मांस को अपने आहार तालिका में सम्मिलित कर सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही पूरे दिन में 1 अंडा पर्याप्त होगा। हरे पत्तेदार सब्जियां पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, चाहे वो मांसाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, दोनों के लिए 90 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है। अब आते हैं कंदमूल, या जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत हमें 60 ग्राम की आवश्यकता होती है, चाहे वो शाकाहारी पुरुष हो या मांसाहारी पुरुष हो, चाहे शाकाहारी स्त्री हो चाहे मांसाहारी स्त्री हो। फिर आती हैं हमारी अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों की मात्रा भी स्त्री और पुरुष, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, चाहे शाकाहारी वर्ग के हैं या मांसाहारी वर्ग के हैं, उन्हें 60 ग्राम की आवश्यकता रहती है। तेल की मात्रा भी 30 ग्राम सभी के लिए पर्याप्त होती है। चीनी या गुड़
चीनी या गुड़ वगैरह भी हमें 30 ग्राम ही अपने भोजन की आहार तालिका में लेना चाहिए। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से एक तो दालों की मात्रा में हमें अंतर दिखाई दिया, क्योंकि जो शाकाहारी दाल, दूध और हमारे साथ ही साथ दाल दूध में ही मुख्य अंतर है, क्योंकि शाकाहारी चाहे पुरुष है या स्त्री है, उनके प्रोटीन का मुख्य माध्यम दालें और दूध, दही है, जबकि अगर मांसाहारी पुरुष है या स्त्री है तो उनको अन्य ऑप्शन भी मिल जाता है मांस, मछली और अंडे का। इसीलिए उन दोनों के दालों के जो पोषक तत्वों की मात्रा है उनमें परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार इस आहार तालिका से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें वृद्धावस्था में सबसे पहले तो तरल पदार्थों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ लौह लवण वगैरह का ध्यान रखना है, रेशे युक्त खाद्य पदार्थों को लेना है। अपने जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उनको अपने भोजन में दूध, दही आदि की मात्रा का ध्यान देना है, और जो पुरुष है उनको भी इसी बात का ध्यान रखना है। अब हमारा आता है संतुलित आहार का आयोजन। अभी तक जैसे हमने पढ़ा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार की क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका यदि हमको निर्धारण करना हो, उन्हें कौन निर्धारण करना हो तो क्या क्या प्रभावित करते हैं। अब उससे भी आवश्यक बात आ जाती है कि हमें अपने पूरे दिन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आहार तालिका बनानी है। और आहार तालिका हमें कैसी बनानी है? उस आहार तालिका के अंतर्गत हमें सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है, और इस ढंग से सम्मिलित करना है कि वह एक संतुलित आहार तालिका बन जाए, जो कि उस पर्टिकुलर जिस भी व्यक्ति के लिए हम बना रहे हैं वो उसकी आयु, लिंग, व्यवसाय, जलवायु, कार्य करने का ढंग, उन सभी को ध्यान में रखकर, और साथ ही साथ यदि उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, उन सभी तत्वों का हम ध्यान रखें। तो अब हमारा आता है कि हम जब संतुलित आहार का आयोजन करें, अर्थात संतुलित आहार के लिए तालिका बनाएं, तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है कि भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, इसके अलावा प्रोटीन आदि जितने भी या विटामिन जितने भी तत्व हैं, इन सभी का समावेश हमें आवश्यकता के अनुसार करना है, क्योंकि अगर हम उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए लाभ की जगह हानि प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा के साथ साथ अधिकतम मात्रा भी समान रूप से हानिकारक होती है, इसका तात्पर्य है कि हमें किसी भी पोषक तत्व की कम से कम मात्रा के साथ अधिकतम हम कितना उपयोग कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों को दूध की आवश्यकता है, लेकिन दूध देते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि हम साथ में वसा वाला भोजन भी दे रहे हैं, और यदि हम अत्यधिक मात्रा में बच्चे को देते जाएंगे तो बच्चे को क्या समस्या प्रदान होगी? बच्चे को समस्या हो जाएगी कि बच्चे के शरीर में परेशानी हो जाएगी मोटापे की, जिसके कारण वो अपने शरीर के कार्य को भली भांति नहीं कर पाएगा। और यदि मान लीजिए प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन से संबंधित, कमी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगी। या मान लीजिए हम अपने आहार में नमक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सभी चीज़ों में ज़्यादा नमक खाते हैं, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो जब हम आहार तालिका का निर्माण करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी पोषक तत्व को सम्मिलित करना है, और उनकी कितनी न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए और कितनी अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भोजन का निर्माण करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि भोजन भली प्रकार से पक जाए, ना तो वो कच्चा होना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चा होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका पाचन भली प्रकार से नहीं हो पाएगा। यदि ज़्यादा पक गया तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कि हमने टमाटर को इतना सारा पका दिया, उसका घी निकाल दिया कि उसमें जो विटामिन सी है, जो उसका पोषक तत्व है, वही खत्म हो जाए। तो हमें इस चीज़ का भोजन को पकाते समय भी ध्यान रखना है। तीसरा, भोजन में प्रतिदिन विविधता होनी चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके। अगर हम
क्योंकि एक ही दिन की तालिका तो नहीं है, इसीलिए मैंने पहली तालिका में आपको स्पष्ट किया कि किस किस कॉलम में कौन कौन से भोज्य पदार्थ आ सकते हैं। यदि हम एक जैसा भोजन बनाएंगे तो ना तो हमें अच्छा लगेगा और बच्चों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। तो उन्हें अलग अलग दिन की हमें तालिका पहले से एक साथ बनानी चाहिए और उसमें रोज़ाना चेंज करते रहना चाहिए कि किसी दिन हमने ब्रेकफास्ट में पोहा बना लिया, किसी दिन उपमा बना लिया, किसी दिन सैंडविच बना लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो रुचि बनी रहती है भोजन में और दूसरा सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है। और हमारा अगला है कि हमें प्राय ताज़ा भोजन ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारे पास ये फ्रिज नामक उपकरण है, इसमें हम बहुत सारा भोजन बना के रख लेते हैं कि समय की आवश्यकता है ऐसी कि करें, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भोजन, अगर हमारे पास समय पर्याप्त है तो ताज़ा बनाएं, क्योंकि एक तो उसमें पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, दूसरा उसके खराब होने की संभावना नहीं रहती। कितनी बार फ्रिज में रहता है, उसमें पता नहीं लगता, वो भोजन खराब हो जाता है और हमारे शरीर को लाभ की जगह हानि प्रदान करता है। इस प्रकार से आज हमने अपने जो लेसन है इसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में किस प्रकार से भोजन का निर्धारण करना चाहिए, उनकी तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन तत्वों की कितनी पोषक मात्रा हमारे लिए पर्याप्त होती है, उसका अध्ययन किया। अब पाठ से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1, बालकों के भोजन में किस खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दूसरा, कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थों के अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन की कैसी अवस्था है। चौथा, एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, प्रतिदिन उसे कितने कैलोरी वाले ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। और 5वां प्रश्न है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित आहार का आयोजन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मुख्य बातों का। धन्यवाद। मैं आज आपकी अपनी कक्षा पूर्ण करती हूँ। साथ ही मुझे आशा है कि आपको जो मैंने समझाया है भली प्रकार से समझ आया होगा। आप अपने गृह कार्य को अपनी जिस उत्तर पुस्तिका में आपने पहले काम किया है, जो पहली हमने कक्षा ली थी, उसी के आगे इनका प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। जो मेरी अगली कक्षा है उस कक्षा में मैं अपनी इन प्रश्नों के उत्तरों को, जैसे मैंने पिछली कक्षा के उत्तर पाठ के शुरुआत में आपको समझाए थे, वही उत्तर मैं आपको उसी प्रकार से आज समझाऊंगी। जो अब मेरी अब आगे की कक्षा होगी संतुलित आहार की, क्योंकि अभी इसका एक भाग और रह रहा है। उस भाग के साथ ही हमारे इस पाठ का समापन हो जाएगा, हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। अब आप सभी अपने इस अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा। सभी पॉइंट्स जो मैंने प्रश्न दिए हैं उनकी सभी पॉइंट्स आपको, जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, सुनेंगे, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।